हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग। तो अपन ने देख लिया था डिजाइन ऑफ कॉलम्स में कुछ बेसिक चीज़ देख ली थी अपन ने कि लॉन्गिट्यूडिनल बार्स आपके जो है कितने होने चाहिए, आपका मिनिमम डाई ऑफ बार कितना होना चाहिए, मिनिमम कवर्स आपका कितना होना चाहिए। ये सब कुछ अपन जो है लेक्चर नंबर 12 में अपन पढ़ चुके थे पीछे आरसीसी में। आज अपन अब बात करते हैं, ये कहता है कि टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम according to slenderness ratio। ये कह रहा है कि कॉलम कितने प्रकार के होते हैं सिलेंडरनेस रेशियो के अनुसार। तो यहाँ जो सबसे पहले तो सिलेंडरनेस रेशियो समझना जरूरी है कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो ये कहता है सिलेंडरनेस रेशियो जो है, सिलेंडरनेस रेशियो को ये लैम्बडा से डिनोट करता है। ये कहता है कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन। इफेक्टिव लेंथ एक तरह से बकलिंग पोर्शन होता है। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी सिखा चुका था। जैसे मान लो मैंने ये कॉलम देखा, मान लो ये बोथ एंड फिक्स है, तो आपने देखा था कि ये कुछ इस तरह जब लोड लगा रहे थे तो ये बकल हुआ था आपका, तो ये इसका इफेक्टिव लेंथ था आपका। जितनी लेंथ आफ्टर द लोडिंग बकलिंग हो रही है, तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या है, देखो मैं मान लो कोई स्क्वायर की बात करता हूँ, ये कोई स्क्वायर है। सबसे पहले तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन का मतलब क्या है। मान लो ये एक कॉलम है, इस कॉलम को मैं देख रहा हूँ, ये इसका लेंथ है और ये इसकी मान लो ये आपका B है, ये D है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है ये कहलाती है लैटरल डायमेंशन। एक तरह से लेंथ के लैटरल डायरेक्शन में जो उसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है, जैसे स्क्वायर होगा तो भुजा, सर्कुलर होगा तो डाया, रेक्टेंगल होगा तो उसकी विड्थ और डेप्थ आपका। तो लीस्ट लैटरल का मान लो मैं स्क्वायर देख रहा हूँ, लीस्ट का मतलब होता है छोटी और लैटरल का मतलब जो इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है। तो अपन स्क्वायर देखेंगे, डेफिनेटली एक ही भुजा होती है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन उसकी भुजा हो जाएगी। अगर मैं सर्कुलर देख रहा हूं तो डेफिनेटली लीस्ट लैटरल डायमेंशन में उसका क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। और अगर मैं रेक्टेंगल देखता हूं तो मैं देखूंगा, जो मान लो मैंने यहां देखा 200 बाई 300 है, तो लीस्ट कौन सी है यहाँ पर, 200 mm। तो कहने का मतलब जो लैटरल डायमेंशंस में जो छोटी डायमेंशन होगी वो आपकी कहलाती है लैटरल डायमेंशन। तो अपन देख लिया सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन का रेशियो होता है। अब ये कहता है कि टाइप्स ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो। तो ये कहता है कि दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला कहता है ये शॉर्ट कॉलम, नंबर 1 इसने कहा कि शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम क्या है, ये कहता है कि शॉर्ट कॉलम, ये कहता है इफ द स्लेंडरनेस रेशियो of a column is less than 12, this type column is known as short column। दिस टाइप कॉलम इज नॉन एज शॉर्ट कॉलम। मतलब ये सिंपल कहना चाहा कि लैम्बडा लेस देन 12, मतलब सिलेंडरनेस रेशो यदि 12 से कम है तो ऐसा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम आपका कहलाता है कि भाई शॉर्ट। सेकेंड इसने कहा लॉन्ग कॉलम, सेकेंड इसने कहा लॉन्ग कॉलम। अब लॉन्ग कॉलम क्या होगा, डेफिनेटली 12 से कम है तो शॉर्ट, और 12 या 12 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो ये कहता है इफ द स्लेंडरनेस
if the slenderness ratio of a column is greater than equal to 12, greater than equal to 12, मतलब 12 या 12 से ज्यादा है। ये कहता है दिस टाइप कॉलम are known as long column। मतलब एक तरह से क्या है कि लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 12, लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो अगर आप 12 या 12 से बड़ा है शॉर्ट कॉलम होगा, 12 से छोटा है तो शॉर्ट कॉलम होगा। अब ये कई बार सिंपल क्वेश्चन बढ़ जाता है, ए कॉलम इज शॉर्ट कॉलम। नंबर 1, if the a column is said to be short column if the slenderness ratio, option A less 12, less than to 12, ऑप्शन C इक्वल टू और ऑफ डी ग्रेटर देन 12। तो आपको बहुत सावधानी से पढ़ें। आपने केवल अगर 12 लिया कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेस देन था या लेस देन इक्वल था या इक्वल था या ग्रेटर था। तो क्या है, अगर लेस देन 12 है, 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, 12 या 12 ज्यादा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग कॉलम्स आपका कहलाने वाला है। तो अपन ने देख लिया कि स्लैश रेशियो के अनुसार कॉलम्स को मैं 2 तरह से क्लासिफाइड करता हूं। अब ये आगे कहता है कि टाइज जो रिंग लगी है उसके अनुसार कॉलम कितने प्रकार से क्लासिफाइड होंगे। तो ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू टाइज। टाइज क्या होती है, जो रिंग होती है, जो उन्हें बांध कर रखते हैं उसके लॉन्गिट्यूडनल सरियों को। तो ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम according to टाइज। टाइज का मतलब जो रिंग होंगी, जो स्टिरप्स लगी होंगी आपने देखा होगा कॉलमों में, जैसे सरिये खड़े हैं आपके, ये वर्टिकल सरिये, इनको बांधने के लिए आपने देखा होगा रिंग लगी होती है, जो लोहे की स्ट्रिप्स होती है, उसके अनुसार 2 तरह के कॉलम्स होते हैं। तो अगेन ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस column are classified as 2 types। ये कह रहा है इसके अनुसार भी कॉलम्स को 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1 ये कहता है लैटरल टाइज कॉलम क्या होंगे, जिनमें इंडिविजुअल रिंग्स आपकी लगी होंगी। अगर आप मैं सामने से देखूं एलिवेशन तो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपके, मतलब जैसे ये सरिये एक रिंग यहाँ लगी है, एक रिंग यहाँ लगी है, एक रिंग, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल पर अगर आपकी लगी होंगी तो ये कहलाता है लैटरल टाइज कॉलम। सेकंड होगा हेलिकल टाइज कॉलम में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से दिखने वाला है। इसका मतलब क्या है कि एक सरिया लिया और उसी को मैंने बांध दिया। तो इस तरह का अगर मैंने उसको पूरा कंटिन्यूअसली एक ही सरिये से बांध दिया, मतलब राउंड करके उनको बांध दिया, तो इस तरह का जो कॉलम होगा या इस तरह की जिसमें टाइज होगी वो हेलिकल टाइज कॉलम आपका कहलाता। तो आपने देख लिया स्लेंडरनेस रेशियो के अनुसार 2 तरह से, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। टाइज के अनुसार भी 2 तरह से, लैटरल टाइज कॉलम और हेलिकल टाइज कॉलम। अब अपन ये देखते हैं कि इन कॉलम्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। अब ये बात जैसे ये आपका लैटरल है, इसमें भी दोनों टाइप्स होंगे, वही शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। यहां भी मैं देखूंगा इसके भी 2 टाइप्स होंगे ऑटोमेटिकली, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम।
तो अब अपन ये देखना चाहे कि भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी हेलिकल टाइज कॉलम की कितनी होगी और लेटरल टाइज कॉलम की कितनी होगी, लेटरल में भी शॉर्ट की कितनी होगी और लॉन्ग कॉलम्स की आपकी कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब कितना लोड वो कॉलम रजिस्ट कर सकता है। तो इसको जब मैं देखूंगा तो मैं देखता हूं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी देखना चाह रहा हूं तो मैंने वही कॉलम्स आपके पहले मैंने टाइज के अनुसार देख लिया कि टाइज के अनुसार कितने तरह से हैं। तो ये कहता है लेटरल टाइज कॉलम, लेटरल टाइज कॉलम, लेटरल टाइज का मतलब जिनमें इंडिविजुअल रिंग लगी हुई, एक रिंग यहाँ लगी हुई, एक यहाँ लगी हुई, एक पर्टिकुलर गैप पे लगी है। सेकंड है हेलिकल टाइज कॉलम, हेलिकल टाइज कॉलम, हेलिकल टाइज कॉलम का मतलब है कि एक ही उससे उनको बांध दिया गया है। अब लेटरल टाइज, बाकी सारी चीजें आप अपनी बुक्स में बुक लेके साथ में बैठोगे आप तो वहां पर चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो। तो लेटरल टाइज कॉलम में जो बात करता हूं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, यहां भी देखना चाहूं हेलिकल टाइज कॉलम में भी मैं देखना चाहूं शॉर्ट कॉलम और यहां देखना चाहूं लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी देखना चाहूं तो ये कहता है पीयू बराबर, पीयू मतलब अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, पीयू बराबर 0.4 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC। यहां अभी मैं आगे सब बताऊंगा ये कहां से निकल गया, अभी मैं केवल लॉन्ग कॉलम की देखना चाहूं तो ये कहता है पीयू बराबर 0.4 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC और यहाँ एक फैक्टर लग जाएगा CR। अभी मैं सब आपको बताऊंगा। यहाँ अगर मैं इसमें लेटरल टाइज में देखना चाहूँ कि PU बराबर ये कहता है कि 0.4 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC और यहाँ पर 1.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी देखना चाहूँ PU बराबर ये कहता है 1.05 CR 0.4 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC। आप अगर देखते हैं चारों में अगर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये टर्म्स देखो आप, ये टर्म्स देखो आप, यहां देख लो, यहां देख लो, आपका यहां पर देख लो या यहां पर देख लो, मैं देख रहा हूं कि सब में एक समान है, ये टर्म्स आपका सब में दिख रही है। अब इसमें ये तो आपको पता ही होगा सिग्मा सी के क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, टूसी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है, AC कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ कॉलम में से एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन आप घटा दीजिए। जो कॉलम का एरिया है उसमें जितना स्टील लगा है वो आप घटा दोगे तो आपका केवल एरिया ऑफ कंक्रीट बचकर रह जाएगा। सिग्मा वाई ग्रेड ऑफ स्टील है और ASC एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम आपका है। तो आपने देखा कि चाहे लेटरल टाइज देख लो चाहे हेलिकल टाइज देख लो, ये टर्म सब में सेम आ रही है। बेसिकली आपका
क्या हो रहा है, लेटरल टाइज कॉलम में देख रहा हूं तो इसके साथ CR लग गया। अब यहां पर CR क्या है, वेयर CR जो है रिडक्शन फैक्टर है। क्या है भाई, रिडक्शन फैक्टर है। रिडक्शन फैक्टर का मतलब क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि जब कोई चीज ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा आपका हाइट की होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पेड़ का खजूर के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो आप ये देखोगे कि जब कोई चीज लंबी है तो उसके ऊपर लोड लगाओगे तो बकलिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके वो बकलिंग कर जाती है। तो डेफिनेटली ये कहता है कि अगर लॉन्ग कॉलम होगा ना भाई तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी एक तरह से इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ये टर्म्स तो आ ही रही, CR कम होगी, एक रिडक्शन फैक्टर लग जाएगा। एक तरह से जो लॉन्ग शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और लॉन्ग कॉलम की जो है रिडक्शन फैक्टर लगाया तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो CR ऑलवेज CR लेस देन 1। ये कहता है CR जो है रिडक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा कम आती है। अब CR कैसे निकालेंगे, तो ये कहता है कि CR जो है, CR की जो वैल्यू है ये कहता है 1.25 माइनस LE अपॉन 48B से आप निकाल लोगे। 1.25 माइनस LE इफेक्टिव लेंथ अपॉन 48B। B क्या है यहाँ पर, उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, जो आपका छोटी डायमेंशन है आपका, जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर में उसकी भुजा होगी, सर्कुलर में उसकी जो है डाया होगा और रेक्टेंगल में जो भी छोटी भुजा होगी वो आपका होगा। तो मैंने देखा कि वेयर B बराबर लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपकी होगी। तो आपने देख लिया कि CR के, लेकिन साथ के साथ आपको वो, अब मैं थोड़ा सा यहां नीचे बिता रहा हूं, मुझे जगह चाहिए, ये आपसे साथ के साथ ये भी कहता है कि यदि इफेक्टिव लेंथ टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अगर 40 से ज्यादा हो, आइए 456 बोल रहा है आपको, एक तरह से जो सिलेंडरनेस रेशो है कॉलम का, जो कॉलम का सिलेंडरनेस रेशो था इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ जायरेशन, उसकी वैल्यू अगर 40 से ज्यादा है किसी कॉलम की, तो ये कहता है कि इससे निकाला गया रिडक्शन फैक्टर आपका सही नहीं आता है। तो ये कहता है कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अगर 40 से ज्यादा है, एक तरह से इफ ये कहता है कि लैम्बडा ग्रेटर देन 40, तो आपका जो CR है वो निकलेगा 1.25 माइनस LE अपॉन 160 I मिनिमम। यहां पर वेयर I मिनिमम जो है ये मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो आपने देखा कि रिडक्शन फैक्टर ज्यादातर तो यही काम लेते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप इससे निकालोगे, मैक्सिमम यही फॉर्मूला काम आता है। लेकिन आपसे और ज्यादा डिटेल में जाके पूछ ले कि भाई मेरा तो सिलेंडरनेस रेशो 40 से ज्यादा है, तो बताओ आप किस तरह से रिडक्शन फैक्टर निकालोगे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि भाई आपका CR बराबर 1.25 माइनस LE अपॉन 48B से भी निकलता है और CR बराबर 1.25 माइनस LE अपॉन 160 I मिनिमम से भी वो कैलकुलेट हो जाता है। तो बेसिकली अपन ने देख लिया, तो अपन देखा यहाँ ये रिडक्शन फैक्टर लग जाएगा जो इससे निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। जैसे ही मैं हेलिकल टाइज कॉलम में देखूंगा, देखो शॉर्ट वाले फॉर्मूले को मैच कराओ, ये फॉर्मूला यहाँ ये दिख रहा है लेकिन 1.05 दिख रहा है आपको। 1.05 का मतलब अब क्या हुआ कि जो हेलिकल टाइज कॉलम है
उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी लैटरल टाइज कॉलम से ज़्यादा होती है। और कितने परसेंट ज़्यादा होती है? 1.05, एक तरह से 0.05 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5% ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ एक तरह से फैक्टर जो था एक था। अगर मान लो मैं कहता हूँ अंदर की वैल्यू सॉल्व होके 100 आ रही है, तो 100 गुणा 1 कर लो, देखो 100 ही रह जाएगा। यहाँ अंदर की वैल्यू मान लो 100 आ रही है, 100 गुणा 1.05 करोगे तो 105 हो गया। अब कितना परसेंट ज्यादा हुआ? 5% ज्यादा हुआ। तो आप सीधा बोल दोगे कि हेलिकल टाइज कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लेटरल टाइज कॉलम के कंपेयर में कितने परसेंट ज्यादा होती है? 5% आपकी ज्यादा होती है। ऐसे ही अपन ने देखा कि लॉन्ग कॉलम, आप देख रहे हो यहाँ CR ये फॉर्मूला, लेकिन 1.05 लग रहा है। तो क्लियर हो गया कि हेलिकल टाइज कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में? लैटरल टाइज कॉलम की तुलना में। और डेफिनेटली जब एक ही सरिया बांधता है तो जब इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो बकलिंग जब वो हो रहा होगा तो थोड़ा सा ऐसे नहीं टूटेगा, इसकी तरह नहीं टूटेगा, थोड़ा सा ज्यादा बेंड होकर वो टूटेगा। एक तरह से डक्टिलिटी क्या होती है आपका कि भाई विदाउट इंफॉर्मेशन सॉरी उसमें विदाउट जो ब्रेक है वो आपका जो है बढ़ जाए, एक्सटेंशन आ जाए, वो रप्चर नहीं हो, तो वो पॉसिबिलिटीज इसमें बढ़ जाए, क्योंकि एक ही सरिये ने बांध रखा है आपको तो वो जल्दी से टूटने नहीं देगा। तो मुझे ये समझ आता है, या मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलिकल टाइज कॉलम के एडवांटेज बताओ लेटरल टाइज कॉलम की तुलना में, तो आप कहोगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% ज़्यादा होती है और इसकी डक्टिलिटी भी इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। अब बेसिकली देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि फार्मूला कहाँ से निकल गया है। हालांकि आपको कोई काम नहीं होगा, कोई यहाँ ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, केवल आपको बेसिक नॉलेज की बात करें कि ये फार्मूला आपका कहाँ से निकल कर आता है। तो अपन ने ये देखा कि क्योंकि सब में कॉमन है, ये जो फॉर्मूला एक तरह से 0.4 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC, ये टर्म्स कहाँ से निकल के आई कॉलम के लिए? आपने देखा कि PU एक तरह से अगर मैं सिंपल देखता हूं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होगी भाई? लोड कैरी बाई कंक्रीट, लोड कैरी बाई कंक्रीट। और ये किसके बराबर होना चाहिए था? लोड कैरी बाई स्टील, क्योंकि भाई कॉलम में दो चीज लगी हुई है, कंक्रीट और स्टील, तो दोनों मिलकर जो लोड लेंगे वो टोटल लोड के बराबर होना चाहिए था। अब लोड किसके बराबर होगा? डिजाइन स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि यही होता है ना लोड, तो स्ट्रेस इनटू एरिया। कंक्रीट का देखना चाहूं मैं एक तरह से, तो कंक्रीट का तो यह आना चाहिए था डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। मैं किसी पहले एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको, कितनी होती है? 0.446 सिग्मा सी के इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। जब मैं ये कंक्रीट का आ गया, अगर मैं स्टील का देखना चाहता तो स्टील का लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन स्ट्रेस कितनी होती है स्टील की? टेंशन में 0.87 सिग्मा वाई इंटू ASC। बेसिकली देखना चाहिए तो PU तो ये टर्म्स आनी चाहिए थी भाई आपका 0.446 सिग्मा सी के AC प्लस 0.67 सिग्मा वाई ASC। ये टर्म्स आपकी निकल कर थी, लेकिन मैं देख रहा हूं ना तो ये मैच कर रहा है और ना ही ये मैच कर रहा है। ये टर्म्स कहां से निकल कर आई? आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो सरिया होता है जितना लोड वो टेंशन में लेता है उतना वो लोड कंप्रेशन में नहीं लेता है। ये बात नहीं को ले नहीं सकता, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही देखो मैं एक सरिया लेता हूं, ये मैंने एक सरिया लिया, ये मान लो मैंने इसको यहां से पकड़कर इसको खींच रहा हूं मैं, तो इसके पास खींचने का नाम जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये खींचता रहेगा, तो ये खुद की मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेस्ड होकर टूट जाता है। लेकिन अगर इसी सरिये को मैं कंप्रेस कर रहा होता तो एक लिमिट के बाद ये बकलिंग कर जाएगा, घूम जाएगा आपका,
टूटा नहीं है, फेल नहीं हुआ, लेकिन घूम गया। तो ये मान के चलता है कि जब मैं कंप्रेशन में लूंगा तो उसकी डिजाइन स्ट्रेस 0.87 सिग्मा वाई नहीं होगी, लगभग आपका 0.75 से 0.80% के आसपास अपन लेके चलते हैं। ये जब आपका इस 87 का मैं देखता हूँ कि 0.80% लेकर चलता हूँ तो ये लगभग 0.75 FY आता है, 0.75 सिग्मा वाई इंटू ASC आता है। तो अगर मैं चलो यहाँ तक भी हो गया तो ये फॉर्मूला ये आना चाहिए था कि PU बराबर 0.446 सिग्मा C के AC प्लस 0.75 सिग्मा वाई ASC आना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला तो इसे मैच नहीं कर रहा। ये अलग है, ये अलग है। तो क्या होता है कि जब आप कॉलम को डिजाइन करते हैं तो आगे बात करेंगे कॉलम्स को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए भी आप डिजाइन करते हैं। कम से कम ये इतना एक ऐसा नहीं कि हमेशा लोड अक्ष पे लगे तभी उसको रजिस्ट करें, मतलब अक्ष से हटकर भी लोड लग रहा है तो उसको भी वो ले ले, उसमें इसेंट्रिसिटी डेवलप हो रही है तो टेंशन प्ले ना करे। तो जब कॉलम्स को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं तो इनकी स्ट्रेस इतनी नहीं मानी जाती है और कम मानी जाती है। एक तरह से जो कंक्रीट ले रहा है और जो स्टील ले रहा है उसका 90% ही मानी जाती है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि 100 लेता है तो 100 नहीं मान रहा, वो कह रहा है 90 पर ही फेल हो जाएगा। तो एक तरह से इनका 0.90 मानी जाती है। तो इसका 0.90 से गुणा कर लो, देखो 0.446 इंटू 0.90 करोगे तो ये टर्म्स आ जाएगी निकल कर 0.4 सिग्मा C के AC और 0.75 FY सिग्मा, इसका 0.90 करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.67 सिग्मा वाई ASC आपका निकल कर आ जाएगा। तो अपन ने देख लिया कि फार्मूला आपका ये कहाँ से बढ़ रहा था, फार्मूले की वैल्यू आपकी कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो आपने देख लिया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम्स आपके कैसे आप कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसे अगले लेक्चर में अपन लेकर आएंगे जो है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कितने के लिए अपन उसको डिजाइन करते हैं और लेटरल टाइम क्या है, पिच क्या है, कितना आप मिनिमम मैक्सिमम उनको रखोगे, इन सब के बारे में अपन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वापस बोल रहा हूँ कि आप मेरी बेसिक्स ऑफ सिविल बुक ले लें, ऑब्जेक्टिव वाली और क्वेश्चन बुक भी एक दिन में आपकी आ जाएगी, दोनों ले लें। आप साथ के साथ चैप्टर पढ़ते जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। थैंक यू।